उसके बाद WTO और WTO इज फॉलोइंग UPSC GS पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड नोट्स। अब अमेरिका बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से पीछे हटता जा रहा है, ठीक। और रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली क्लैशेस जो हैं अब इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर, वो बिजनेस को लेके हैं, पैसे को, इकोनॉमी को लेके हैं। हर कंट्री की इकोनॉमी, हर कंट्री चाहती है कि उसकी इकोनॉमी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे। ऑब्वियसली अमेरिका जिन जिन कंट्रीज़ को अपना कंपटीटर मानता है, उन कंट्रीज़ के ऊपर कई सारे सैंक्शन, बैन लगाता है। जैसे हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया पैनल्स को लेकर, जो सोलर पैनल है, अमेरिका हमारे ऊपर बैन लगा चुका है। और इंडिया के कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें एल्यूमिनियम है, खासतौर के ऊपर एल्यूमिनियम, और अमेरिका जो है उसमें इंडिया को नखरे दिखा रहा है। ऐसा ही कुछ किसी ज़माने के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया के साथ किया करती थी। इंडियन माल को हम लोगों ने नहीं लेना। रीज़न उसके पीछे एक बहुत बड़ा है कि अगर ऐसा खरीदेंगे तो इनकी तरफ डॉलर जाएगा, और अमेरिका चाहता है कि ये कुछ बराबरी के ऊपर हो। हम कहते हैं नहीं यार, तू दुनिया का दादा है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है, साहूकार है, तेरी इकोनॉमी का साइज दुनिया में सबसे बड़ा है, तेरे को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। तो उसी तरह बिहेव करो जैसे तुम्हें करना चाहिए। और तुम छोटे लेवल के ऊपर आके, जैसे अमेरिका आजकल कर रहा है, खासतौर के ऊपर ट्रंप के आ जाने के बाद, वो अमेरिकन पॉलिसी में अमेरिका का जो ओछापन है उसको वो दिखा रही है। इससे पहले अमेरिका के जितने बड़े लीडर हम लोगों ने देखे हैं, इससे पहले के जो लीडर्स हैं, खासतौर के ओबामा, बिल क्लिंटन जैसे लोग थोड़ा दिल बड़ा दिखाते थे, जिगरा दिखाते थे कि जो साथ, सबको साथ लेके चलना है हम लोगों को, है ना। और खासतौर के ऊपर ट्रंप के पीरियड में तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईरान के साथ कोऑपरेशन का एक एक्सट्रीम लेवल था ओबामा के पीरियड के अंदर। बट उसके आ जाने के बाद, इस बेवकूफ़ के आ जाने के बाद, और उसके बाद आधा पागल पहले बुश आया था, और सॉरी इससे पहले जो अमेरिका के अंदर था, ये पूरा पागल है। ये देखिए कि आज तक मैंने कभी पिछले 25-30 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में कई बार डिस्कस किया। और रिसेंट ट्वीट्स में तो गालियाँ निकालने के ऊपर आ गया, है ना। ये हल्का आदमी जो है, छोटी सोच वाला आदमी है, ऐसे करता है। और आप ट्रंप से यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। तो इस करके आप ट्रंप से कुछ बहुत अच्छे की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। सो द ग्लोबल ट्रेड मल्टीलैटरल सिस्टम इज फेसिंग सीरियस क्राइसिस। अब दूसरे साथ एक बड़ा एस्पेक्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जब कंट्रीज आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो यूनाइटेड नेशन WTO सॉरी, तो WTO में कंट्रीज आपस में कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब WTO के जितने नॉर्म्स थे वो सारे टूटने शुरू हो जाएंगे। और अल्टीमेटली WTO बनाया इसी करके था कि वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश होगा। अब अगर इन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि अमेरिका अपने कंपटीटर्स को अपना एनिमी समझने लग जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। दुनिया में हर कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहती हैं। उसी प्रमोशन के अंदर हम लोगों ने अमेरिका के साथ इंडिया के जो डिस्प्यूट्स देखे थे, खासतौर के ऊपर पेटेंट लॉज को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है कि कंट्रीज आपस में WTO के प्रोविजंस को साइड में रख के कंट्रीज आपस में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इस तरह के एग्रीमेंट जो है कंट्री आपस में कर रही हैं, WTO के नॉर्म्स को साइड में रख रही हैं। उसी के अंदर 1998 में एक प्रोविजन था कि जो बिजनेस होगा इंटरनेट के थ्रू, लगे वो अमेरिकन इंटरेस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका तब तक गूगल डेवलप कर चुका था। 98 तक आते आते गूगल आ गया था, और उसके बाद से दुनिया जो है छोटी होनी शुरू हुई। इसके अमेरिका ने सब 1998 का प्रोविजन है कि इंटरनेशनल ट्रेड में खासतौर के ऊपर जब इस तरह से काम किया जाएगा, ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, जो इंटरनेट के थ्रू जो काम होंगे, और उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये अमेरिका की फेवर करता था। वो ग्रेजुअली क्या हुआ कि दुनिया ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने गूगल की मोनोपोली से दुनिया को लूटना शुरू किया हुआ, और ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। तो उसको लेके फिर कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करने लग गए, और WTO साइड में हो गया। और मिनिस्टीरियल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कभी भी ये किसी एक कॉमन कंसेंसस पर नहीं पहुंच रहे ना। दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन WTO। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो रिफ्ट है ये इंक्रीज होगा, खासतौर के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। हालांकि अमेरिकन जो रिसेंट हरकतें हैं उसको लेके वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर, इग्नोरिंग अमेरिका, बट स्टिल अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसकी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, और उसकी डिफेंस का साइज बहुत बड़ा है। तो कुछ हद तक हम लोग मानते हैं कि हो सकता है वर्ल्ड को कुछ अमेरिका की माननी पड़े। बट रिसेंटली इस ईरान और अमेरिका क्लैश के अंदर अमेरिका की जो इमेज है ना, वो शैटर्ड हुई है, वो डिक्लाइन आया उस इमेज में।
और आने वाले 10 सालों के अंदर हो सकता है कि अमेरिका शायद वो अमेरिका नहीं रहे, या अमेरिका छोटी छोटी कंट्रीज के साथ या छोटी बड़ी कंट्रीज के साथ आने वाले दिनों में और क्लैशेस में इन्वॉल्व हो जाए, या फिर दूसरा एक मानते हैं कि ट्रंप को ही रिमूव कर दिया जाए, शायद कोई ढंग का आदमी वहां पर अगली गद्दी संभाले और कोई ढंग की बात करे। तो मिनिस्टीरियल सिस्टम है फेसिंग सीरियस क्राइसिस ड्यू टू द यूनिलैटरल ट्रेड एक्शंस हैं, फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस एंड वीकनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। अगर डब्ल्यूटीओ में कोई मैटर जाता भी है, डिस्प्यूटेड मैटर जाता भी है, तो वो कई सारी कंट्रीज एग्री नहीं करी, डब्ल्यूटीओ पावरफुल नहीं है। रीजन उसके पीछे ये, इनके पास कोई फोर्स नहीं होती, प्रेशराइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, छोटी कंट्रीज प्रेशर ले लेती है, बड़ी कंट्रीज प्रेशर नहीं लेती, तो एक बड़ा फैक्टर ये है। एंड वन द 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस MC14 ऑफ द डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन याओंडे कैमरून के अंदर ये हुई थी मार्च 2026 में, हाईलाइटेड डीप डिवीजन विद इन द ग्लोबल ट्रेड बॉडी। डब्ल्यूटीओ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 14 MC14 की इश्यूज क्या है इसके अंदर? फेलियर ऑफ achieve ministerial declaration, 166 WTO members who failed to agree on the ministerial declaration. The declaration normally sets future priorities and directions. Shows declining effectiveness of WTO as a negotiating platform, indicates crisis in the trade multilateralism. Background of a key WTO moratoriums क्या कहती हैं? E-commerce moratorium ended. अब क्या था? 1998 WTO members had agreed not to impose custom duties on electronic transmissions. After lapse, companies can now impose tariff on digital trade. अब डिजिटल ट्रेड के ऊपर कंपनीज कह रही हैं हम लोग टैरिफ लगाएंगे, गूगल, फेसबुक, इनके ऊपर टैरिफ लग सकते हैं। देन may benefit developing countries through revenue, but may increase the cost of digital trade, वो महंगा हो जाएगा। क्रिएट फ्रेगमेंटेड ग्लोबल डिजिटल ट्रेड रूट्स। अब उसमें हम लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ यही नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर का ट्रेड भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इंडिया सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो हमारे ऊपर भी टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रिलेशन कैसे हो। डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन जो है उसको वर्ल्ड जो है मानने से मना कर रहा है ग्रेजुअली। तो पैरेलल एग्रीमेंट्स है, 66 डब्ल्यूटीओ मेंबर साइंड सेपरेट ई कॉमर्स एग्रीमेंट अपने अपने कर चुके हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ। 66 मेंबर्स हैं इसके। प्रोहिबिट डिजिटल टैरिफ, क्रिएट्स 2 पैरेलल लीगल सिस्टम्स हैं, वीकन यूनिफॉर्म ग्लोबल ट्रेड रूट। तो एक वर्ल्ड के लिए सिस्टम बनाया गया था जिसको कंट्रीज इग्नोर कर रही हैं। देन उसके साथ साथ ट्रिप्स नॉन वायलेशन कंप्लेंट मोरेटोरियम एंडेड, रिलेटेड टू ट्रिप्स एग्रीमेंट है। एंड नॉन वायलेशन कंप्लेंट है, कंट्री कैन चैलेंज अ पॉलिसी इवन इट डज नॉट वायलेट डब्ल्यूटीओ रूल्स बट रिड्यूसेस एक्सपेक्टेड ट्रेड बेनिफिट। कंसर्न क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज मे चैलेंज पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड क्रिएट्स पॉलिसी अनसर्टेनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका यही है कि आपकी तरफ से आने वाला सामान इस तरह से खराब है, इस तरह से खराब है, ये इसमें एनवायरनमेंट की वायलेशन हो रही है, ये कार्बन टैक्स इसके ऊपर लगेगा। तो कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हमारे ऊपर लगाती हैं। देन प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट इश्यूज हैं। प्लूरीलैटरल मतलब जहां 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर द डेवलपमेंट IFD सपोर्टेड बाय 129 कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन WTO फ्रेमवर्क ड्यू टू द ऑपोजिशन बाय इंडिया। इंडियाज कंसर्न क्या है? नो लीगल सेफगार्ड फॉर इंटीग्रेटिंग प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। अब यही इसका लीगल सेफगार्ड, नो लीगल सेफगार्ड फॉर इंटीग्रेटिंग प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट, इंडिया का जो मेन कंसर्न है। फियर दैट रिच कंट्रीज विल डोमिनेट रूल मेकिंग। फिर वही पॉइंट कि आप जब भी रूल बनेंगे तो वो डोमिनेट वही करते हैं, क्योंकि फंडिंग करने वाली कंट्रीज वही हैं, WTO की मेजर फंड जो है उन कंट्रीज का आता है। इस करके हो सकता है वो अपने हिसाब से, क्योंकि दे ऑल कम टुगेदर एंड मैनिपुलेट द थिंग्स। गरीब कभी एक मत नहीं होते, अमीरों के बीच में हो सकता है क्योंकि उनके कॉमन इंटरेस्ट होंगे, उन कंट्रीज के जो रिच कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट कॉमन होंगे, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो मत हैं, इंडिया और जो चाइना है, ये कभी एक पेज पे नहीं आते। हमारे कंसर्न कुछ और हैं, चाइना कुछ और हैं, जहां होते भी हैं थोड़ी दिनों के बाद चाइना पलटी मार जाता है। कुछ ऐसे इश्यूज थे जो पास्ट में हुए। देन उसके बाद इश्यूज क्या है? प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट है, फास्टर नेगोशिएशंस होता है बट रिड्यूस्ड इंक्लूसिविटी मे डिवाइड WTO मेंबर्स। अब जब आपस में कंट्रीज 2-2, 3-3 कंट्रीज आपस में मिलकर एग्रीमेंट करेंगी तो उसमें प्रॉब्लम है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसकी जो रिकॉग्निशन है वो इंटरनेशनल नहीं है, या फिर ये कि वो एक कॉमन फॉर्म है उसके अंदर नहीं है। देन उसके बाद WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एपीलेट बॉडी नॉट फंक्शनिंग, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वीकेंड है,
कंट्रीज इंक्रीजिंगली टेकिंग यूनिलैटरल ट्रेड एक्शंस, एग्जांपल क्या है? सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट यूएसए यूज फॉर यूनिलैटरल टैरिफ्स, जैसे अमेरिका ने रिसेंट ईयर्स में लगाए, हमारे ऊपर लगा दिए 200% टैक्स, 150% टैक्स, वो बेवकूफ़ी थी ट्रंप की, चलो खैर वो हो गया सॉल्व। शोज राइज ऑफ ट्रेड यूनिलैटरलिज्म। देन उसके बाद इंप्लीकेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, इफ डब्ल्यूटीओ वीकन्स, राइज ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, इंक्रीज इन यूनिलैटरल टैरिफ होगा, फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड रूल होगा, लेस प्रेडिक्टेबल ट्रेड सिस्टम होगा, डिसएडवांटेज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट, तब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इशू रहेगा। डिक्लाइन ऑफ रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर, फिर तो दुनिया में अनार्की डेवलप हो गई इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और अनार्की के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो पावरफुल उठाते हैं। हिस्टोरिकल कंपैरिजन क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड सिग्नेशन इन 1970s लेड टू यूएस यूनिलैटरल ट्रेड एक्शन। अब ये जो है ये बदमाशी अमेरिका की, वो यूनिलैटरल ट्रेड एक्शन ले सकता है दुनिया के किसी भी कंट्री पर। व्हाट शुड डब्ल्यूटीओ डू? रिफॉर्म एजेंडा, नीडेड रिफॉर्म्स। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। रीस्टोर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, रिफॉर्म कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स एंड एड्रेसेस डिजिटल ट्रेड रूल्स, बैलेंस डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज इंटरेस्ट, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। रोल ऑफ इंडिया क्या होगा? ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। सपोर्टिंग मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, हम एक या दो कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, 2 या 3 कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, इंडिया कहता है इसमें हम लोग ज्यादा सहमत नहीं है, हम डब्ल्यूटीओ और उन स्टेजेस पर ही पार्टिसिपेट करेंगे जहां पर मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट होंगे या फिर जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो एग्रीमेंट्स होंगे। प्रोटेक्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इंटरेस्ट, इससे बचेंगे। एडवोकेटिंग इंक्लूसिव प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट्स, और 2 से ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्लूरिलैटरल। एंड सपोर्टिंग डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स, प्रमोटिंग पॉलिसी स्पेस एंड पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। कंक्लूजन ये आप जाके देख लेना। सो इसका मतलब ये है कि ग्लोबली दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हम लोग देखते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कॉपरेशन कैसा है आपस में, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कौन कितना कॉपरेट करता है, और फिर उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर तभी काम करता है जब सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, प्लस जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको साइड में रख दिया जाता है, फिर वो एज अ कॉमन इंटरेस्ट उसको कंसिडर किया जाता है। सो आज की क्लास में इतना ही है, कल की क्लास हम करेंगे। कल की क्लास में एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।